हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम सामान्य हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन किसने कहा था, किसने कहा है। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन किसने कहा है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है नागेंद्र डॉक्टर नागेंद्र और ऑप्शन डी है रामविलास शर्मा। तो ठीक है, बाल बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन किसने कहा है। तो किसने कहा है बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है डिडोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, डिडोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए खेल करना, ऑप्शन बी प्रचार करना, ऑप्शन सी है वाक पटुत होना और ऑप्शन डी है ढींग हाँकना। तो डिडोरा पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो ये होगा प्रचार करना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, क्योंकि डीग हाँकने का क्या होगा, डीग हाँकना क्या है, एक मुहावरा है। तो इसका क्या होगा, तो डीग हाँकना का मुहावरे का अर्थ होगा कि अनावश्यक बातें कहना। क्या है, अनावश्यक अनावश्यक बातें कहना। ठीक है, ये क्या है, ये डीग हाँकना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, खेल करना मुहावरे का क्या होगा, खेल करना क्या है, ये भी एक मुहावरा है। तो इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका होगा क्या है, तमाशा बनाना, तमाशा बनाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है जिसकी इच्छा की गई हो, जिसकी इच्छा की गई हो वह कहलाता है। ठीक है, जिसकी इच्छा की गई हो वह कहलाता है। तो ऑप्शन ए इच्छित, ऑप्शन बी है इप्सित और ऑप्शन सी है आकांक्षा और ऑप्शन डी है ये सभी। तो जिसकी इच्छा की गई हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम इच्छित भी कहते हैं, इप्सित भी कहते हैं और आकांक्षा भी कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सभी क्या है, ये जिसकी इच्छा की गई हो उस क्या है, उसको अर्थ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है एक थाली के चट्टे बट्टे का अर्थ क्या होगा, एक थाली के चट्टे बट्टे का अर्थ क्या होगा हमको बताना है। तो ऑप्शन है विश्वास पात्र व्यक्ति, ऑप्शन बी है समान आदर एवं स्वभाव वाले और ऑप्शन डी है एक वजन के बट्टे और ऑप्शन डी है बेईमान समूह। तो एक थाली के चट्टे बट्टे का अर्थ क्या होगा, तो एक थाली के चट्टे बट्टे का अर्थ होगा समान आदर एवं स्वभाव वाले। ठीक है, समान आदर एवं स्वभाव वाले। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनीय वाला शब्द चुनिए। ठीक है, बताना है कि वर्तनीय रूप से इसमें शुद्ध कौन सा लिखा गया है। तो ऑप्शन ए अपवंचक, ऑप्शन बी अपवचक, ऑप्शन सी है उपवंचक और ऑप्शन डी है अपवचंक। ठीक है, तो इसमें वर्तनीय रूप से कौन सा शुद्ध है। तो इसमें वर्तनीय रूप से शुद्ध होगा क्या है कि अपवंचक। ये क्या है, ये वर्तनीय रूप से शुद्ध है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे है इन शब्दों में सही वर्तनीय वाला शब्द चुनिए। ठीक है, हम बताना है कि इसमें सही वर्तनीय वाला शब्द कौन सा है। तो अनादरित और ऑप्शन बी है अनादरित और ऑप्शन सी अनादरित और ऑप्शन डी है अनादरित। तो इसमें कौन सा वर्तनीय रूप से शुद्ध होगा इसमें। तो इसमें वर्तनीय रूप से कौन सा शुद्ध होगा, तो इसमें वर्तनीय रूप से शुद्ध होगा कैसे लिखा जाता है, तो अनादृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला है आकाशगंगा शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, आकाशगंगा शब्द का हमको पर्यायवाची बताना है कि कौन आकाशगंगा शब्द का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए है मंदाकिनी, ऑप्शन बी है सूर नदी, ऑप्शन सी है स्वर्ग नदी और ऑप्शन डी है ये सभी। ठीक है, तो आकाशगंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका पर्यायवाची मंदाकिनी भी होता है, सूर नदी भी होता है और स्वर्ग नदी भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आकाशगंगा का कौन कौन सा पर्यायवाची होता है, तो यह है मंदाकिनी, सूर नदी और स्वर्ग नदी। ये क्या है, ये तीनों आकाशगंगा के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है अमर का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, अमर का विलोम शब्द क्या होगा हमको बताना है। तो ऑप्शन ए अमर्त्य, ऑप्शन बी है मर्त्य, ऑप्शन सी है मंड्य और ऑप्शन डी है मृत्यु। तो अमर का विलोम क्या होगा, तो अमर का विलोम होगा मर्त्य। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अमर का विलोम क्या होगा, मर्त्य होगा। ठीक है, होता है अमर का मतलब होता है न मरने वाला, न मरने
वाला। और मर्त्य का मतलब क्या होता है? तो मर्त्य का मतलब होता है कि मरने वाला, मरने वाला, ठीक है, मरने वाला। तो अमर का विलोम क्या हो जाएगा? मर्त्य होगा, ठीक है, मर्त्य होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 10, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुने, ठीक है, शुद्ध वाक्य हमको चुनना है कि कौन सा इसमें शुद्ध है। तो आप ऑप्शन ए है राम और सीता वन में गए, ऑप्शन बी है राम और सीता वन गए, ऑप्शन सी है राम और सीता वन को गए, और ऑप्शन डी है राम और सीता वन की ओर गए। तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा कि राम और सीता वन में गए, ठीक है, राम और सीता कहाँ गए? वन में गए। तो क्या है ये शुद्ध वाक्य है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है 10 नंबर की। ऑप्शन ए है कि फल बच्चों को काटकर खिलाओ, ठीक है, फल बच्चों को काटकर खिलाओ। ऑप्शन बी है बच्चों को काटकर फल खिलाओ, ऑप्शन सी है बच्चों को फल काटकर खिलाओ, और ऑप्शन डी है काटकर फल बच्चों को खिलाओ। तो इसमें शुद्ध वाक्य बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है। तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा, जैसे हम पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए कि फल बच्चों को काटकर खिलाओ। क्या है ये? फल बच्चों को काटकर खिलाओ, ये क्या है? ये शुद्ध नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में बी देखते हैं, बच्चों को काटकर फल खिलाओ। क्या है? ये भी क्या है? बच्चों को काटकर फल खिलाओ, क्या है? ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी है बच्चों को फल काटकर खिलाओ, ठीक है, ये क्या है? ये शुद्ध है। ये बच्चों को फल काटकर खिलाओ, ठीक है, बच्चों को काटकर फल खिलाओ ये गलत होगा। फल बच्चों को काटकर खिलाओ ये भी गलत होगा। बच्चों को फल काटकर खिलाओ ये क्या है? ये शुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य किस कारक का है? हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य किस कारक का है? तो ऑप्शन ए आपादान कारक, ऑप्शन बी है करण कारक, ऑप्शन सी है कर्ता कारक, और ऑप्शन डी है संप्रदान कारक। तो क्या है कि हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य किस कारक का है? तो ये किस कारक का होगा? तो ये होगा अपादान कारक का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्यों? यहाँ पे से का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे से का प्रयोग किस किस अर्थ में हुआ है? तो अलग होने के अर्थ में हुआ है, ठीक है, अलग होने के अर्थ में हुआ है। तो अपादान कारक का क्या है? अपादान में कारक में क्या होता है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ उसे हम अपादान कारक कहते हैं, ठीक है। संज्ञा संज्ञा के जिस रूप से वस्तु वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है, उसे हम अपादान कारक कहते हैं, ठीक है। अपादान कारक, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हिमालय से गंगा निकलती है, यानी हिमालय से क्या है? यानी हिमालय से गंगा निकलती है। इस वाक्य में क्या है कि गंगा हिमालय से निकलने यानी अलग होने का भाव क्या है? प्रकट हो रहा है। तो कौन सा होगा? ये होगा अपादान कारक, ठीक है। करण कारक किसे कहते हैं? तो करण कारक जिससे क्रिया के साधन का बोध होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं, ठीक है। जिससे क्रिया के साधन का बोध होता हो, उसे हम करण कारक कहते हैं। जिससे क्रिया के साधन का बोध होता हो, उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? तो कारक चिन्ह क्या होता है किसका? करण कारक का। तो करण कारक का कारक चिन्ह होता है से के द्वारा, कर्ता कारक का। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो क्रिया के करने वाले या होने वाले का बोध कराते हैं, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। वे शब्द वे शब्द वे शब्द जो क्रिया के
क्रिया के करने वाले, क्रिया के करने वाले या होने वाले का बोध कराता है, बोध कराते हैं, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? तो कर्ता कारक का कारक चिन्ह होता है ने। ने क्या होता है? कर्ता कारक का कारक चिन्ह होता है। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु से क्रिया, जिस वस्तु के लिए क्रिया की जाती है उसके वाचक संज्ञा के रूप में, रूप को हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जिस जिस वस्तु के लिए क्रिया की जाती है, जिस वस्तु के लिए क्रिया की जाती है, की जाती है, उसके 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 वाचक संज्ञा के रूप में, उसके वाचक संज्ञा के रूप में, उसके वाचक संज्ञा के रूप को, उसके संज्ञा के रूप को हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह क्या होता है? तो संप्रदान कारक का कारक चिन्ह होता है को के लिए, ठीक है, को के लिए, को के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तो ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि और ऑप्शन डी है व्ययी भाव। तो किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास में क्या होता है? अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है वे दिन वे लोग किसकी रचना है? वे दिन वे लोग किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए बनारसी दास चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है कमलेश्वर, ऑप्शन सी है मोहन राकेश और ऑप्शन डी है शिवपूजन सहाय। तो वे दिन वे लोग किसकी रचना है? तो वे दिन वे लोग क्या है? शिवपूजन सहाय की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। काव्यादर्श, काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? ठीक है, काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ऑप्शन ए है भामा, ऑप्शन बी है मम्मट, ऑप्शन सी है भरत मुनि और ऑप्शन डी है दंडी, ठीक है। तो काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये दंडी द्वारा की गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? ठीक है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ए सरस्वती सम्मान, ऑप्शन बी आचार्य तुलसी सम्मान, ऑप्शन सी है व्यास सम्मान और ऑप्शन डी है यति यतनालाल सम्मान। तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में के योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो वो सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगला है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने आरंभ किया है? ठीक है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने आरंभ किया है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने आरंभ किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने आरंभ किया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। तो तानसेन पुरस्कार, तानसेन सम्मान किस वर्ष आरंभ किया गया? तो ये 1980 में आरंभ किया गया मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है पद्मावत के लेखक कौन है? ठीक है, पद्मावत के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी है दामोदर कवि, ऑप्शन सी है जायसी और ऑप्शन डी है निराला। तो पद्मावत के लेखक कौन है? तो पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है खड़ी बोली गद्य के पूर्व हिंदी गद्य का निम्नलिखित में से कौन सा रूप मिलता है? खड़ी बोली गद्य के पूर्व हिंदी गद्य का निम्नलिखित में से कौन सा रूप मिलता है? तो ऑप्शन ए राजस्थानी गद्य, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा गद्य, ऑप्शन सी है दक्षिण
दक्षिणी हिंदी गद्य और ऑप्शन डी है ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सभी क्या है? ये खड़ी बोली गद्य के पूर्व हिंदी गद्य का निम्नलिखित में से कौन सा रूप मिलता है? तो ये तीनों मिलता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है अकाल का पर्यायवाची क्या है? अकाल का पर्यायवाची क्या है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है दुर्भिक्ष, ऑप्शन बी है अधियारा, ऑप्शन सी है अक्षत और ऑप्शन डी है अपरिहार्य। तो अकाल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अकाल का पर्यायवाची होगा दुर्भिक्ष। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अकाल का और कौन कौन सा पर्यायवाची होता है? तो अकाल का पर्यायवाची होगा सूखा, सूखा, अनावृष्टि, अनावृष्टि, दुष्काल, दुष्काल और कुकाल आदि क्या है? ये सब अकाल के क्या है? पर्यायवाची है। ठीक है, ये सब क्या है? तो ये सब अकाल के पर्यायवाची है। अंधियारा, अंधियारा क्या है? तो अंधियारा अंधकार का पर्यायवाची है। अंधियारा क्या है? अंधकार का, अंधकार का पर्यायवाची है। ठीक है, अक्षत, अक्षत क्या है? तो अक्षत चावल का है, चावल का पर्यायवाची है। क्या है? अक्षत चावल का पर्यायवाची है। अपरिहार क्या है? और अपरिहार किसका पर्यायवाची है? तो ये अपरिहार है अत्यावश्यक या अनिवार्य का पर्यायवाची है। हम इसको अनिवार्य, अनिवार्य या अत्यावश्यक, अत्यावश्यक क्या ये पर्यायवाची है। ठीक है, अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी है देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी है बाबू श्याम सुंदर दास। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ये हैं कौन? तो ये हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन थे? कौन है? कौन माने जाते हैं? तो ये है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तो आत्मकथा क्या थी? तो ये थी कि क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है अतिथि का विलोम बताइए। ठीक है, अतिथि का विलोम बताना है। तो ऑप्शन ए अतिथि, आतिथ्य है, ऑप्शन बी है आतताई और ऑप्शन सी है आतप और ऑप्शन डी है आतिथ्य। तो अतिथि का विलोम क्या होगा? तो अतिथि का विलोम होगा आतिथ्य, आतिथ्य। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सकता हो कहलाता है। जिसे जीता न जा सकता हो वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए अभय, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन सी है विजय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जिसे जीता न जा सके उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अजय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जिसे जीता ना जा सके उसे हम अजय कहते हैं। ठीक है, विजय किसे कहते हैं? विजय। तो किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना क्या कहलाता है? विजय कहलाता है। किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना क्या कहलाता है? विजय कहलाता है। ठीक है, तो क्या हो गया? विजय क्या है? किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना विजय क्या कहलाता है? विजय कहलाता है। अभय क्या कहलाता है? तो अभय होता है कि किसी भी प्रकार का भय होना क्या कहलाता है? अभय सॉरी, किसी भी प्रकार का भय न होना क्या कहलाता है? अभय कहलाता है। किसी भी प्रकार का भय न होना क्या कहलाता है? अभय कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? सन्मार्ग का संधि विच्छेद हमको बताना है। तो ऑप्शन ए सत प्लस मूर्ग, ऑप्शन बी है सन प्लस मार्ग, ऑप्शन सी है सत्य प्लस मार्ग और ऑप्शन डी है सनत प्लस मार्ग। ठीक है, तो सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद होगा हमारा कौन सा? तो ये होगा सत प्लस मार्ग। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है,
सत प्लस मार्ग, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला है कि अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या है, तो ऑप्शन है अभि प्लस दय, ऑप्शन बी है अभि प्लस उदय, ऑप्शन सी है अभि प्लस उदय और ऑप्शन डी है अभि प्लस दय। तो अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अभ्युदय का सही संधि विच्छेद होगा अभि प्लस उदय, अभि प्लस उदय, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अभि प्लस उदय ये क्या है, ये अभ्युदय का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, अब इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें यण संधि होगी, यण संधि होगी। कौन सी संधि, तो इसमें यण संधि होगी। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है प्राप्तांक में कौन सा समास है, प्राप्तांक में कौन सा समास है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी है द्वंद्व, यहाँ पे द्वंद्व है, और ऑप्शन डी है तत्पुरुष। ठीक है, तो प्राप्तांक में कौन सा समास होगा, तो प्राप्तांक में कौन सा समास होगा, तो प्राप्तांक में होगा क्या है, अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, प्राप्तांक में क्या होगा, तो अव्ययी भाव समास होगा। अगला है त्रिफला शब्द में समास बताइए, हमको त्रिफला शब्द में समास बताना है कि त्रिफला में कौन सा समास होगा। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी है तत्पुरुष और ऑप्शन डी है कर्मधारय है। तो त्रिफला में कौन सा समास होगा, तो इसमें होगा द्विगु समास। ठीक है, कौन सा समास होगा, तो इसमें द्विगु समास होगा। द्विगु समास क्यों होगा, तो जिस समस्त पद का पूर्व पद क्या होता है, संख्यक विशेषण होता है, वह क्या होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। ठीक है, जिस समास जिस सॉरी जिस समस्त पद का पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण हो, वह द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निर्देश प्रश्न संख्या 27 से 28, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। ठीक है, हमको तत्सम शब्द बताना है कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए किवाड़, ऑप्शन बी है कपाट, ऑप्शन सी है किपट और ऑप्शन डी है कबाड़। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा होगा, तो इसमें तत्सम शब्द होगा कपाट। क्या है, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका तद्भव क्या होगा कपाट का, तो कपाट का तद्भव होगा किवाड़, कपाट का तद्भव होगा तद्भव होगा किवाड़। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कंचन, ऑप्शन ए है कंचन, ऑप्शन बी है कांचन और ऑप्शन डी है कचन और ऑप्शन डी है कौ धान। तो इसमें तत्सम बताना है, इसमें तत्सम बताना है कि तत्सम क्या होगा, कौन सा इसमें तत्सम है। तो कौन सा इसमें तत्सम है, तो इसमें क्या है, कांचन तत्सम है। ठीक है, कांचन क्या है, ये तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा, तो इसका तद्भव होगा कंचन, इसका तद्भव क्या होगा, कंचन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी अति, ऑप्शन सी अप और ऑप्शन डी अति। यहाँ पे अति 2 बार हो गया है, यहाँ क्या है, लास्ट वाला हम इसको चेंज कर देते हैं, अति नहीं होगा ये अ। ठीक है, तो अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है, तो अत्याचार में क्या है, अत्याचार में अति क्या है, यहाँ पे उपसर्ग क्या होगा, तो अति उपसर्ग होगा। ठीक है, अत्याचार में क्या होगा, तो अति उपसर्ग होगा। ठीक है, अगला है अनुचर में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। ठीक है, अनुचर में उपसर्ग कौन सा है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए अप, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी अनु और ऑप्शन डी है अ। ठीक है, तो अनुचर में उपसर्ग क्या होगा, तो अनुचर में होगा अनु उपसर्ग होगा। ठीक है, अनुचर में क्या होगा, तो
इसमें अनुचर में क्या होगा, तो अनु उपसर्ग होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ इनमें से क्या है। ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ इनमें से क्या है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना। ऑप्शन बी आवश्यकता से अधिक वस्तु का होना। ऑप्शन सी है प्रयोग की वस्तु का अभाव। और ऑप्शन डी है ऊँट को कम भोजन देना। तो ऊँट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ इनमें से क्या होगा, तो ऊँट के मुंह में जीरा इसका अर्थ होगा कि आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला है इन शब्दों में से सही वर्तनीय वाला शब्द चुनिए। ठीक है, वर्तनीय रूप से शुद्ध इसमें से कौन लिखा गया है, ऑप्शन हमको वो बताना है। तो ऑप्शन ए संभ्रांत, ऑप्शन बी है संभ्रांत, और ऑप्शन सी है अभ्रांत, और ऑप्शन डी है संभ्रांत। तो इसमें वर्तनीय रूप से शुद्ध इसमें कौन सा है, हमको वो बताना है। तो इसमें वर्तनीय रूप से शुद्ध कौन सा लिखा गया है, तो इसमें वर्तनीय रूप से शुद्ध संभ्रांत कैसे लिखा जाएगा, तो ये होगा संभ्रांत। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला है निर्देश प्रश्न संख्या 33-34 निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुने। ठीक है, शुद्ध वाक्य हमको चुनना है 33 और 34 क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऑप्शन है बहुत से पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया। बहुत से पत्रों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया। ऑप्शन बी है बहुत से पत्र अथवा पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया। ऑप्शन सी है बहुत से पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया। और ऑप्शन डी है बहुत सी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया। तो इसमें वर्तनीय रूप से शुद्ध कौन सा है, तो इसमें वर्तनीय रूप से शुद्ध क्या होगा, तो बहुत सी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया। ये क्या है, ये वर्तनीय रूप से शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है 34 नंबर। ऑप्शन ए भारत में अनेक जाति है। ऑप्शन बी है भारत में अनेकों जाति है। और ऑप्शन सी है भारत में अनेक जातियां हैं। और ऑप्शन डी है भारत में अनेकों जातियां हैं। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा कि भारत में क्या है, भारत में अनेक जातियां हैं। ठीक है, भारत में अनेक जातियां हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं हमको बताना है। तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। दूसरा होता है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक। और चौथा होता है संबंधवाचक। पांचवा होता है प्रश्नवाचक। और छठा होता है निजवाचक। ये क्या है, सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है, अगला है विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। तो ऑप्शन है संज्ञा की, ऑप्शन बी है सर्वनाम की, ऑप्शन सी है संज्ञा और सर्वनाम की, और ऑप्शन डी है कारक की। ठीक है, तो विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं, तो विशेषण क्या है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण क्या है, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये कितने विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा, तो पहला होता है सार्वनामिक, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। दूसरा होता है गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। और चौथा होता है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम।
अगला है निर्देश प्रश्न संख्या 37-38, निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्यों में कौन सा अव्यय है। ठीक है, हमको अव्यय बताना है किसमें कौन सा अव्यय है, किसमें 37 और 38 में। तो क्या है कि मैंने उसे देखा तक नहीं, मैंने उसे देखा तक नहीं, इसमें हमको बताना है कि कौन सा अव्यय है। तो ऑप्शन ए है हेतुवाचक, ऑप्शन बी है सहचरवाचक, ऑप्शन सी है कालवाचक और ऑप्शन डी है निपात। तो मैंने उसे देखा तक नहीं वाक्य में क्या है, तो वाक्य में निपात अव्यय है। ठीक है, वाक्य में क्या है, वाक्य में निपात अव्यय है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निपात अव्यय किसे कहते हैं, तो जो अव्यय किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं कि जो अव्यय किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। ठीक है, निपात किसे कहते हैं, तो जो अव्यय किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं उसे हम निपात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे तक का प्रयोग हुआ है। तक क्या है, ये निपात है। ठीक है, निपात है। ठीक है, निपात तक निपात का प्रयोग होने पर क्या है, वाक्य के अर्थ में विशेषता आ गई है। ठीक है, यहाँ पे तक निपात का प्रयोग हुआ है तो इसमें क्या है, वाक्य में विशेषता आ गई है। तो कौन सा होगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है वह दिन भर पढ़ता रहता है। इसमें मत बताना है कि कौन सा अव्यय है। तो ऑप्शन ए उद्देश्यवाचक, ऑप्शन बी है निपात, ऑप्शन सी है स्वरूपवाचक और ऑप्शन डी है विभाजक। तो वह दिन भर पढ़ता रहता है, इसमें क्या है, तो वह दिन भर पढ़ता रहता है, इसमें भी क्या है, निपात अव्यय है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें क्या है, निपात अव्यय है। ठीक है, तो यहाँ पे निपात के रूप में क्या हुआ है, तो यहाँ पे दिन भर जो है ये क्या है, ये निपात है। और ये इसके लगने से क्या है, इस वाक्य में क्या है, विशेषता उत्पन्न हो रही है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, निपात अव्यय है। अगला है हिंदी में कितने वचन होते हैं। तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 1। तो हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो हिंदी में 2 वचन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। हिंदी में 2 वचन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है उसको हमको बताना है। तो ऑप्शन ए घोड़ा घोड़े, ऑप्शन बी आंसू आंसुओं, ऑप्शन सी है गली गलियों, ऑप्शन सी है चिड़िया चिड़िया। तो इसमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो कौन सा सही नहीं है उसको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी क्या है, आंसू आंसुओं का ये क्या है, एक वचन और बहुवचन का युग्म सही नहीं है। ठीक है, जो आंसू है ये आंसू क्या है, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक वचन बहुवचन का युग्म सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कारक का अर्थ है। तो ऑप्शन ए वे शब्द जो कार्य करने के सूचक हों, ऑप्शन बी है संज्ञा का कर्मवाची शब्द, ऑप्शन बी है संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया या अन्य पदों के संबंध सूचित करने वाले शब्द, ऑप्शन सी है संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची चिन्ह। तो कारक का अर्थ क्या है, तो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में अन्य पदों विशेषकर क्रिया के संबंध को सूचित करने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं, हम कारक कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया या अन्य पदों के संबंध सूचित करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब पूछे कि कारक के कितने हैं, कारक हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। ठीक है, कौन कौन से,
तो पहला है कर्ता, कर्ता, कर्ता कारक, और इसका इसका कारक चिन्ह क्या होगा, तो इसका कारक चिन्ह ने होता है। ठीक है। कर्म, कर्म कारक, इसका कारक चिन्ह क्या होगा, तो इसका कारक चिन्ह को होगा। ठीक है। फिर करण कारक, करण कारक, इसका कारक चिन्ह क्या होगा, तो कारण चिन्ह होगा से के द्वारा। ठीक है। करण कारक का क्या होगा, से के द्वारा। संप्रदान, अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या होगा, तो ये होगा को, के लिए, को के लिए। ये क्या है, ये संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है। ठीक है। इसके बाद आता है अपादान कारक। अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह क्या होगा, तो इसका कारक चिन्ह होगा से होगा, लेकिन ये किस अर्थ में होगा, तो अलगाव होने के अर्थ में होगा, अलग होने के अर्थ में होगा, अलग होने के अर्थ में। ठीक है। ये होगा अपादान कारक। अपादान कारक के बाद संबंध कारक आता है। संबंध कारक, इसका कारक चिन्ह क्या होगा, तो इसका कारक चिन्ह होगा का, की, के, रा, री, रे। ये क्या है, ये संबंध कारक के कारक चिन्ह है। संबंध कारक के बाद अधिकरण कारक आता है। अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह क्या होगा, तो इसका कारक चिन्ह होगा में, पर। ठीक है। अधिकरण कारक के बाद अगला आता है संबोधन। संबोधन, इसका इसका कारक चिन्ह क्या होगा, तो हे, अरे। तो कारक हिंदी में कारक कितने, हिंदी में कारक क्या है, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है शासन और कविता की पहुंच में अंतर यह है कि एक व्यक्ति, शासन और कविता की पहुंच में अंतर यह है कि एक व्यक्ति, इसको हमको पूरा करना है कि कौन सा ऑप्शन हम इसमें जोड़ेंगे कि ये वाक्य पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा ऑप्शन ए को प्रवृत्ति की ओर ले जाता है, दूसरा निवृत्ति की ओर। ऑप्शन बी है के सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है, दूसरा धार्मिक जीवन को। ऑप्शन सी है के वह व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, दूसरा आंतरिक व्यक्तित्व को। और ऑप्शन डी है के भौतिक जीवन को प्रभावित करता है, दूसरा उसके मर्म को आघात कर पहुंचाता है। तो शासन और कविता की पहुंच में अंतर यह है कि एक व्यक्ति, ठीक है, तो इसके आगे कौन सा ऑप्शन होगा इसमें जोड़ा जाएगा कि ये वाक्य पूरा होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो शासन और कविता की पहुंच में अंतर यह है कि एक व्यक्ति के बाह्य व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, एक व्यक्ति के बाह्य व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, दूसरा आंतरिक व्यक्तित्व को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आंतरिक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। अगला है शासन मनुष्य को इसलिए संचालित कर पाता है क्योंकि, शासन मनुष्य को इसलिए संचालित कर पाता है क्योंकि। ऑप्शन ए मनुष्य स्वभावतः कायर एवं लालची होता है। ऑप्शन बी मनुष्य अपना इहलोक और परलोक दोनों बनाना चाहता है। ऑप्शन सी लोभ और भय मनुष्य की वे कमजोरियां हैं जो सभी में समान रूप से पाई जाती हैं। और ऑप्शन डी मनुष्य इहलोक में रहते हुए ही अपना परलोक भी बनाना चाहता है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन इसके आगे जोड़ा जाएगा कि ये वाक्य बनेगा। ठीक है। तो कौन सा होगा, तो शासन मनुष्य को इसलिए संचालित कर पाता है क्योंकि लोभ और भय मनुष्य की वे कमजोरियां हैं जो सभी में समान रूप से पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए वर्ष 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है। भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए वर्ष 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी कश्मीरी और ऑप्शन डी कोकड़ी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। सिंधी क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन ए नीलमणि
फूकन जूनियर, ऑप्शन सी है दामोदर माउजो, ऑप्शन सी है कृष्णा सोबती और ऑप्शन डी है अमिताभ घोष। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है, हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा दामोदर माउजो को क्या है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रमाण किस रचना में मिलता है? खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रमाण किस रचना में मिलता है? तो ऑप्शन ए चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा, ऑप्शन बी है प्रेम सागर, ऑप्शन सी है नासिकेतोपाख्यान और ऑप्शन डी है रानी केतकी की कहानी। तो खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रमाण किस रचना में मिलता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रमाण चंद छंद वर्णन की महिमा रचना में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है हिंदी निबंध का वास्तविक उदय माना जाता है। हिंदी निबंध का वास्तविक उदय माना जाता है। तो ऑप्शन ए भारतेंदु युग से पूर्व, ऑप्शन बी भारतेंदु युग से और ऑप्शन डी आदिकाल से और ऑप्शन डी है द्विवेदी युग से। तो हिंदी निबंध का वास्तविक उदय माना जाता है। तो हिंदी निबंध का वास्तविक उदय किसके काल में माना जाता है, किस युग से माना जाता है? तो ये होगा भारतेंदु युग से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है गद्य यदि कविताओं की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? गद्य यदि कविताओं की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह किसकी कथन है? तो कथन है। तो ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यह किसका कथन है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि गद्य यदि कविता की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ठीक है, अगला है माया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। माया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो में कौन सा रस है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए वात्सल्य रस, ऑप्शन बी शांत रस, ऑप्शन सी करुण रस और ऑप्शन डी अद्भुत रस। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें वात्सल्य रस है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि छंद शास्त्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं? छंद शास्त्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन ए डिंगल, ऑप्शन बी है पिंगल, ऑप्शन सी है पतंजलि और ऑप्शन डी है मनु। तो छंद शास्त्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।